आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम अदब को लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर जतिंदर परवाज़। जैसा कि आप जानते हैं कि हम अपने इस प्रोग्राम के तहत किसी न किसी नए मौजू को लेकर हाजिर होते हैं, और आज जिस मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है उर्दू सहाफ़त में पंजाब का हिस्सा। और इस अहम मौजू पर हमने जिन्हें ज़हमत दी है वो हैं भाषा विभाग पंजाब के असिस्टेंट डायरेक्टर अशरफ महमूद नंदन साहब। अशरफ साहब, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। और दोस्तों, अशरफ महमूद नंदन साहब किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। कई किताबें इनकी मंजर आम पर आ चुकी हैं। भाषा विभाग पंजाब के एक उर्दू रिसाले परवाज़ अदब की वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उसमें बतौर एडिटर पिछले 30 सालों से काम कर रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि पंजाब में सहाफ़त कब शुरू हुई, आलमी सतह पर हिंदुस्तान में सहाफ़त का कब आगाज़ हुआ, और दूसरी जो भी सहाफ़त के बारे में बातें हैं अशरफ महमूद नंदन साहब से करते हैं। और दिलचस्पी इसमें ये रहेगी कि इनसे हमें कुछ ऐसी मालूमात हासिल होगी कि हमें लगेगा कि हमने कुछ नई बात सीखी है। नंदन साहब, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है। फिर से मैं आपका इस्तेमाल कर रहा हूँ, और आपको मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि जो सहाफ़त है ये असल में इसका ये माने क्या है, ये क्या है, और हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़ कब से और कैसे हुआ? बहुत बहुत आदाब परवाज़ साहब, हमारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को भी बहुत आदाब। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम और आला मौजू चुना है आज की इस गुफ्तगू के लिए। देखिए, आज सहाफ़त का दौर है जी। पूरी दुनिया अगर हम देखें तो सहाफ़त, या कह लीजिए आज के दौर में इसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मीडिया, ज़राए इबलाग, नशर व इशात के दूसरे जो ज़राए हैं, वसाइल हैं, वो सारे हैं। जर्नलिज़्म, पत्रकारिता, जी, ये लफ्ज़ सहाफ़त का जो मुतरादिफ लफ्ज़ है इसके, यानी कि हम मानी जो लफ्ज़ है वो जर्नलिज्म ही है। तो आज पूरी दुनिया पर जो है मीडिया हावी है। हम सब जानते हैं कि आज अगर कोई आदमी मीडिया से या सहाफ़त से चश्म पोशी करता है या इससे इनहराफ कर रहा है, तो ये बात है कि वो बहुत बड़ी हमाकत कर रहा है जी। क्योंकि आज पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जिसके हाथ में मीडिया है, सहाफ़त है जी, उसी का असर रसूख है पूरी दुनिया में। तो लिहाजा मेरे ख्याल में कि सहाफ़त का तज़किया करना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पर इसकी अहमियत इस नौइयत से और बढ़ जाती है कि हमारी जो नई नस्ल है या हमारे जो नाज़रीन हैं, अवाम हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि एक्चुअली सहाफ़त का रोल होता क्या है। जी जी, बेशक जी। मैं और उर्दू में सहाफ़त का आगाज़ कब से होता है जी, इसके बारे में कुछ बताइए। हालांकि पूरी दुनिया में सहाफ़त बहुत पहले शुरू हो गई थी। चीन में और रोम में उर्दू सहाफ़त का बहुत पहले आगाज़ हो चुका था सहाफ़त का कुल मिलाकर। लेकिन हिंदुस्तान में जो सहाफ़त का आगाज़ होता है वो 1780 में होता है, जब एक अंग्रेज़ जॉन अगस्टस हिक्की ने एक अखबार निकाला था, हिक्की गज़ट। लेकिन अच्छा, उर्दू सहाफ़त का आगाज़ उससे कहीं बाद जाकर होता है, यानी कि 40 साल बाद होता है। 1822 में जामे जहानुमा नाम का एक अखबार था, जिसके जो मालिक थे वो हरिहर दत्त थे। अच्छा। और उसके जो एडिटर थे सदा सुखलाल थे जी। उन्होंने ये अखबार शुरू किया था, और ये अखबार अंग्रेज़ों का जो कहते हैं खुशनूद था, चापलूस था। अंग्रेज़ अहलकारों को, नवाबों को, रऊसा को, उस वक्त के, उनको खबर रसानी के लिए ये अखबार एक्चुअली शुरू किया गया था। ये कहाँ से शुरू हुआ? ये अखबार कलकत्ता से शुरू हुआ। शुरू में जो सहाफ़त का मरकज़ रहा वो
वो कलकत्ता रहा। कलकत्ता से पहले अंग्रेज़ी में अखबार शुरुआत अंग्रेज़ी में शाया हुआ, उसके बाद उर्दू में, बंगाली में, हिंदी में भी वहाँ से अखबारात शुरू हुए। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि जो कलकत्ता है वो हिंदुस्तान में सहाफ़त का आगाज़ में बहुत ही मुबारक जगह साबित हुई है। तो जहाँ तक मैं सहाफ़त के बारे में मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसर इसकी इंट्रोडक्शन या इसकी तारीफ इस तरह से मैं पेश करूँ कि ये जो सहाफ़त लफ्ज़ उर्दू में है, इसके लिए राइज है। अच्छा। ये लफ्ज़ सहीफ़ा से निकला है। सहीफ़ा जो है वो अरबी लफ्ज़ है और उससे ये लफ्ज़ सहाफ़त बना है, जिसके मानी है कि मुकर्ररा मुद्दत के बाद कोई अखबार, रिसाला या इस तरह का कोई और मवाद जो शाया होता है उसको सहीफ़ा कहते हैं। अच्छा। इस तरह से सहीफ़ा कुछ मुक़द्दस किताबों के लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। इस लिहाज से जो सहाफ़त का पेशा है या शोबा है, मैं इसको भी बहुत मुक़द्दस मानता हूँ। क्योंकि देखिए, जब तक कहते हैं कि किसी मुल्क की जो सहाफ़त है ईमानदार नहीं होगी, गैर जानिबदार नहीं होगी, मुंसिफाना नहीं होगी, मेरा ख्याल है वो कौम तरक्की नहीं कर सकती। बिल्कुल, लोगों तक सही बात जाएगी नहीं और लोग जान नहीं सकेंगे कि हुकूमतें क्या कह रही हैं, हमारी ज़रूरत क्या है। बिल्कुल, देखिए जो सहाफ़त है ये जमहूरियत में इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। जमहूरियत का कहते हैं कि चौथा स्तून जो है वो सहाफ़त है। देखिए, सबसे पहले कानून साज अदारे आ जाते हैं, हमारी पार्लियामेंट या हमारी असेंबलीज, ठीक है। उसके बाद हमारी जुडिशरी अदलिया आ जाती है और उसके बाद हमारा जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, वो आती है। लेकिन इन तीनों के कामों का जो तज्ज़िया करती है, जो आवाम के साथ राब्ता पैदा करती है, क्योंकि सारा जो निज़ाम चलता है वो आवाम के साथ ही चलता है। आवाम से राब्ता पैदा करना, आवाम का सरकार से राब्ता पैदा करना, सरकार आवाम के लिए क्या कर रही है, आवाम कैसे सोच रहे हैं, ये सारे काम सहाफ़त के दायरे में आती हैं। सहाफ़त चौथा स्तंभ है ये चौथा, ये सहाफ़त को हम चौथा इसको स्तून मान के चलते हैं। ये इस नौइयत से है। और ये जो सहाफ़त है ये दरअसल कई लोगों ने तो कहा है कि ये एक अदब का ही हिस्सा है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि अदब और सहाफ़त दोनों लाजिम व मलज़ूम हैं, दोनों का एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उन दोनों का आपस में चोली दामन का साथ है। लेकिन हम इसको बिल्कुल अदब भी नहीं कह सकते। देखिए, अदब को लेकर सहाफ़त आगे चलती है, सहाफ़त को लेकर अदब आगे चलता है। अदबी सहाफ़त का भी तो अब एक तरह से जिक्र होने लगा है कि अदबी सहाफ़त नाम की भी एक नई चीज़ उभर के सामने आई। जी बिल्कुल, जितने भी ये अदबी रसाइल हैं, अखबारात हैं, वो सारे इसी की दायरे में आते हैं, इसी के ज़ुमरा में आते हैं। तो आपने भी इसमें उर्दू के फ़रोग में सहाफ़त के लिए आपने भी एक आमोज़ नाम का कोर्स के लिए किताब भी आपने बनाई है इसके? बिल्कुल, ये मैंने और डॉक्टर रहमान अख्तर हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के सदर शोबा उर्दू, हम दोनों ने मिलकर एक किताब हमने तैयार की है, उर्दू आमोज़ उसका जो है टाइटल है। ये किताब हमने पंजाबी जो मीडियम है उसके ज़रिए उर्दू सीखने के लिए बनाई है। ये बहुत ही मुफस्सल किताब है। इस किताब में बहुत तकरीबन 9 मोज़ के लिए, नए सीखने वालों के लिए बहुत आसानी से इस ज़बान से वाक़फ़ियत हासिल कर सकता है। हमारी स्क्रीन पर भी इस वक्त दिखाई जा रही थी वो आपकी किताब उर्दू आमोज़ जो है जी, मैंने देखा है, बहुत बेहतरीन किताब है। जो पंजाबी से लोग उर्दू सीखना चाहें और सहाफ़त के बारे में और जानकारी लेना चाहें और उर्दू के बारे में, उनके लिए काफ़ी मुफीद है ये किताब। और मैं आपको बताऊँ कि सहाफ़त बग़ैर ज़बान के आगे बढ़ ही नहीं सकती। बिल्कुल, ज़बान देखिए, हिंदुस्तान में कहते हैं कि ज़बान के ज़रिए ही जितनी आज तामीर और तरक्की है, आज जो भी हमारी अक़दार हैं, हमारा जो जैसे कहते हैं ना कि हमारा शऊर बेदार करने में, हमारी उसमें इल्म व फ़नून में हमें आगे बढ़ाने में ज़बान का ही सबसे बड़ा जो किरदार होता है, रोल होता है। आप खुद भी एक सहाफ़ी भी हैं। आप एक लंबे अरसे से जो आपका परवाज़ अदब मैगज़ीन है उसको आप चला रहे हैं, उसके लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत मैगज़ीन है वो, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि वो कब उसका आगाज़ हुआ, क्योंकि वो भी सहाफ़त का एक हिस्सा ही है। बिल्कुल,
प्रवाज साहब, प्रवासी अदब मार्च 1979 79 में शुरू हुआ था और आज तकरीबन 45 साल इस मैगज़ीन को शाया होते हो गए हैं। और ये कोई छोटा मोटा अरसा नहीं है, बहुत लंबा अरसा है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रसाइल और जरायद या अखबारात बहुत कम मुद्दत के लिए निकलते हैं और फिर वो कई इस तरह की इसमें अड़चने आ जाती हैं। हम अपने नाज़रीन को भी दिखा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आपका जो भाषा विभाग का सरकारी मैगज़ीन है पंजाब का, पंजाब सरकार परवाज़ अदब जी। तो इसके बारे में थोड़ा और बताइए हाँ, कि ये सहाफ़त में क्या खिदमत अंजाम दे रहा है। देखिए, ये इस वक्त पंजाब में अगर हम देखें तो कुल मिलाकर दो ही एक अखबार है, हिंद समाचार, वो जालंधर से ही यहाँ से शाया होता है, और दूसरा हमारा जो है ये परवाज़ अदब है। ये दोनों ही उर्दू सहाफ़त में इस वक्त अपना जो कहते हैं कि इसमें अहम रोल अदा कर रहे हैं। जितना भी उर्दू दान तबका है, उर्दू पढ़ने वाला तबका है, उसकी जो ज़ौक़ है पढ़ने का या कुछ भी इसमें जैसे अदबी चीज़ें हैं जिस तरह से या मालूमात है हमारे हिंद समाचार में, वो इन्हीं दोनों जो इरसाला है और अखबार के ज़रिए ही हमारे अवाम को। अशरफ साहब, आपकी एक बड़ी पारखी नज़र है, बड़ी तीखी नज़र है, आप पूरी उर्दू सहाफ़त पर नज़र रखे हुए हैं, आलमी सतह पर भी और पंजाब के बारे में भी। आप आपसे बेहतर कोई दूसरा शख्स इस वक्त ढूंढना मुश्किल है जो उर्दू सहाफ़त में इतनी ज़्यादा गुफ्तगू कर सकता हो, इतनी जिसे मालूमात हो। आपने एक ज़िंदगी का तवील अरसा इसमें खर्च किया है, तो आप बताएं कि पंजाब में उर्दू सहाफ़त का आगाज़ कब हुआ और वो कैसे कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में कुछ बताएं आप। जी, पंजाब में सबसे पहले जो अखबार जारी हुआ, देखिए शुरू में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि बरकी ज़राए इबलाग तो थे नहीं, सिर्फ प्रिंट मीडिया था, यानी कि जो भी था वो शाया होता था, यानी तबात के रास्ता होकर वो आवाम तक पहुंचता था, जो भी रसाले थे या जरायद थे। 1850 में जो मुंशी हरसुख राय, उन्होंने लाहौर से पहला अखबार जारी किया, कोहिनूर। ये अखबार भी शुरू में जो गदर से पहले, जो हिंदुस्तान की पहले जंग आज़ादी थी, तो उससे पहले जितने भी तकरीबन अखबार थे वो अंग्रेज़ों के हमनवा थे। वो अंग्रेज़ों की क्योंकि बातों को ही आगे बढ़ाते थे। हाँ, उन दिनों में बहुत जबर और इस्तबदाद का माहौल था, बहुत जो अंग्रेज़ थे वो बहुत जालिम थे, वो ये इन चीज़ों को नहीं चाहते थे कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं या उनके जो काम हैं वो आवाम तक पहुँचे, क्योंकि उससे आवाम जोश में आते थे और उनके ख़िलाफ़ उनकी आवाज़ बनती थी, राय अम्मा उनके ख़िलाफ़ हमवार होती थी। तो उसके बाद ये बहुत जो पहला अखबार था कोहिनूर पंजाब में, समर आवर, ये कहाँ से निकला था कोहिनूर? लाहौर से निकला था। और उसके बाद सारा पंजाब का ही एक हिस्सा था। जी। उस वक्त मगरबी पंजाब में था और हम इस वक्त मशरकी पंजाब में हैं। फिर तकसीम वतन के बाद तो आप जानते हैं कि जी पहले मुत्तहिदा पंजाब था। तो कोहिनूर के लाहके और साबिके से कई अखबार उस वक्त और भी जारी हुए, जैसे नूर अफशां, बाग नूर, नूर अला नूर। तो इस तरह से एक तरह से बाग ही बन गया था उस वक्त अखबारों का, मरकज हुआ करता था लाहौर में हुआ ज़माने में उर्दू अखबारात का। जी, तो ये अखबार ज़्यादा उन्हीं लोगों में पढ़े जाते थे जो अंग्रेज़ों के चापलूस होते थे या अंग्रेज़ों की हाँ में हाँ मिलाते थे। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अवाम की दिलचस्पी क्या नहीं थी इन चीज़ों में? अवाम की दिलचस्पी तो थी, लेकिन अवाम की बातों को वो पहुंचाने नहीं चाहते थे सरकार की तरफ, जो उस वक्त अंग्रेज़ साम्राज्य जो यहाँ पर कायम हो चुका था। क्योंकि 1857 के बाद वो 57 के बाद ये काफ़ी अंग्रेज़ हिंदुस्तान पर काफ़ी काबिज़ हो चुके थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। अच्छा नंदन साहब, मुझे एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि तहरीक आज़ादी के में जो अखबारात थे इनका क्या रोल रहा? इन्होंने क्या, उर्दू अखबारात ने खास करके अपना क्या हिस्सा डाला तहरीक आज़ादी के हवाले से? देखिए, 1857 के बाद कुछ अर्सा तक तो कोई 20-22 साल तक तो
पूरी जो हमारी प्रेस थी उस वक्त की, वो सारी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, क्योंकि कोई बोलने को तैयार नहीं था। इतना उस वक्त जैसे कहते हैं कि उसमें उन्होंने, अंग्रेज़ों ने इतना वो मचाया था। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ज़बान खुलने लगी जी, अखबारों की भी और आवाम की भी। तो जब ये सदी 19वीं सदी अपने इख्तिताम तक पहुंच रही थी, तो थोड़े थोड़े जो अखबार थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि कहीं कहीं वो अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी बात कह देते थे। तो इस तरह से, लेकिन उसके बाद तो जब ये कई अखबार जिनमें हैं मौलाना ज़फ़र अली खान साहब का एक अखबार रहा है जिस ज़मींदार की ये है कि उन्होंने इतनी जोशीली उसमें अपनी तहरीरें लिखी कि अवाम में इतना आज़ादी का जज्बा उभार दिया उन्होंने कि अवाम बिल्कुल तैयार हो गया। और उनको इसके बदले में उनकी कई बार प्रेस ज़ब्त हुए, उनके कई बार उनको कैदोबंद, आप ये आखिरी उम्र में उनको 14 साल जेल में रहना पड़ा। तो उस आप अंदाज़ा कर लीजिए कि उनको जुर्माने लगाए गए, ज़मानतें ज़ब्त की गई। तो इस तरह के तरह तरह की उनको जो हैं उस वक्त दी गई जितनी भी सोबतें। मुझे एक ना इस शेर याद आ रहा है, वो बहुत खूबसूरत शेर था कि अखबार के हवाले से कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो। ये जब तहरीक आज़ादी का दौर था उस वक्त ये बहुत शेर कोड हुआ करता था, आज भी इसका जिक्र होता है। खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। बिल्कुल यही सूरत हाल थी उस वक्त प्रवास साहब। इतनी अखबार की अहमियत थी। तो इसके अलावा फिर चट्टान, शोरिश कश्मीरी उनका चट्टान था, ये अखबार भी था। तो इसके अलावा कुछ और अखबारात भी मंज़िल-ए-आम पर आए जिनमें आपकी बहुत सी ट्रांसलेशन की भी किताबें थी, उसके बारे में कुछ बताएं कि आपने पंजाबी से उर्दू, उर्दू से हिंदी में भी कुछ काम किया है? देखिए, हमने महकमा के लिए ना कई किताबें तैयार कराई हैं। अच्छा। हाँ, जिस तरह से एक तो ये है ग्लासरीज हैं जो इस वक्त दिखाई जा रही हैं। हाँ, इसमें हमने कुछ अल्फाज को जमा किया है, एक जगह एक फरहंग तैयार की है, क्योंकि ज़रूरत ये महसूस की गई थी उस वक्त अपने प्रवास साहब के जो कई लोग ज़फ़रनामा, ये किताब ज़फ़रनामा है, ये मैंने उस वक्त इसकी ट्रांसलिट्रेशन की थी। ये एक मंजूम ज़फ़रनामा का उसका किया था तर्जुमा। साधु सिंह, ये गुरु गोविंद सिंह जी की तसनीफ़ है। तो ये बहुत अहम दस्तावेज़ है हमारी उसमें तारीख़ में, क्योंकि देखिए इस पे गुरु साहब ने ख़ास तौर पर ज़फ़रनामा में वक्त के बादशाह को बताने की थी कि तुम गलत हो, तुम खुदा का तरस नहीं रखते हो, तुम गुमराह करते हो, तुम झूठी कस्में खाते हो। तो रूहानी तौर पर भी ये एक बहुत ही मजबूत करने वाला ये ज़फ़रनामा दस्तावेज़। ये किताब अब दस्तयाब है, अगर हमारे नाज़रीन पढ़ना चाहें तो उनको मिल सकती है कहीं? जी, ये बादशाही विभाग पंजाब के जो भी वहाँ पर सेंटर हैं हमारी, वहाँ से, अच्छा, वहाँ से ये किताब वो हासिल कर सकते हैं। और आपने ये पंजाबी ये शब्दावली भी है? ये 94 शब्दावली है। ये एक्चुअली 3 शब्दावली हैं। अच्छा। एक 8वीं सतह की है जो बहुत ही छोटे तालिब इल्मों के लिए है। हाँ जी। ये दूसरी 10वीं लेवल की है। और एक तीसरी है वो 10+2 लेवल की है। तो ये तालिब इल्मों के साथ साथ जो भी हमारे उर्दू के जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उनके माने पंजाबी से लोग पढ़ सकें। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई लोग हैं जो अफराद हैं, जैसे कई बार कोई अखबार नवीसी होते हैं या गीतकार कह लीजिए या अदीब कह लीजिए, कि कई अल्फाज को सही इस्तेमाल नहीं करते। तो हमने सोचा कि कुछ अल्फाज इस तरह के जमा करके फराहम कर दिए जाएं, जिससे वो अपने, क्योंकि जब उर्दू के लफ्ज़ किसी भी तहरीर में ख़ास तौर पर पंजाबी हो या हिंदी हो, ये उसमें शामिल होते हैं, तो ये नगीनों की तरह बिल्कुल जड़े जाते हैं, उससे ज़बान और खूबसूरत हो जाती है। बड़ी खूबसूरत बात कर रहे हो आप। मुझे भी एक बात और याद आ रही है, मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ
कि सहावत का एक चीज़ें बहुत सी बदल गई मौजूदा दौर में। जो एक प्रिंट मीडिया था वो कम हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो था बहुत उभरा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बाद भी सोशल मीडिया है, तो इन चीज़ों को कैसे देखते हैं आपकी उर्दू सहावत कहाँ खड़ी है इनमें? देखिए प्रभात साहब, एक ज़माना था कि सहाफ़त एक मिशन थी। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, वो कहते हैं कि मैं इसको कभी तिजारत नहीं बनने दूंगा। ठीक है, ये तहरीक है, मौजूदा दौर में ये तहरीक है। लेकिन ज़माने के साथ साथ सारा कुछ बदल गया। आज हालात ये हैं कि आज हम अगर देखें तो मीडिया कॉरपोरेट जो है उनके हाथों में है। ठीक है, आज कोई आम छोटा मोटा आदमी मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकता, मीडिया को चला नहीं सकता, चाहे सैटेलाइट टेलीविज़न है, चाहे, चलो एक बात ये खुशाइंद है कि अब सोशल मीडिया आ गया है। इस पर हर जो भी आम शख्स है वो कोई भी इंफॉर्मेशन है या कोई भी एंटरटेनमेंट की चीज़ है या कोई एजुकेशन की चीज़ है, वो आप सोशल मीडिया पर फ्री ऑफ कास्ट आप भेज सकते हैं। उर्दू वाले भी इसमें हैं। हाँ, ये उर्दू के लिए डॉक्टर साहब बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इत्मीनान की चीज़ है कि आज उर्दू ना तो सीखने की कोई दिक्कत है, अगर स्टूडेंट्स चाहें या कोई भी आवाम चाहें तो ऑनलाइन ये उर्दू सीख सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और सहाफ़त में हमारे जो पंजाब का हिस्सा है उसमें हमारा दूरदर्शन एक अहम रोल अदा कर रहा है। इसमें उर्दू के कार्यक्रम आते हैं, प्रोग्राम आते हैं। और हमारा जो रेडियो स्टेशन है जलंधर का, वहाँ भी उर्दू के कुछ प्रोग्राम हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल। रेडियो पर कई बार जाने का मौका भी मिलता है। बहुत सारी जो टॉक्स हैं या हमारे जो अदबी शेर व शायरी है या मज़ामीन है, वो सब हैं। हाँ, अफसाने वगैरह। लेकिन अखबार का चलन कम हो गया। मुझे एक शेर और याद आता है कि वो क्या है कि उर्दू की बदहाली का जो रोना रोते रहते हैं, उर्दू की बदहाली का जो रोना रोते रहते हैं, उनके अपने घर में आता उर्दू का अखबार नहीं। तो अखबार की ये सूरत हाल भी है। देखिए, अखबार आज चाहे आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन रात को हम चाहे खबरें सुनकर सोएं, ठीक है, चाहे कुछ दूसरे मज़ामीन टेलीविज़न पर देखकर या सोशल मीडिया पर, लेकिन सुबह को एक चाय की प्याली के साथ अपनी अखबार की अपनी जगह पर इसकी मीडिया जो है और जो अखबार है उसकी अपनी अहमियत हमेशा रहेगी। हाँ, उर्दू सहावत के हवाले से आपने बहुत अहम जानकारी हमारे नाजरीन तक पहुँचाई। तो लेकिन ये बड़ा तवील मौजू है, इस पर फिर कभी गुफ्तगू होगी। आइंदा फिर आपको ज़हमत देंगे। नाजरीन, फिर किसी नए मौजू के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।